जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फटाफट रिवाइज कर लेंगे और यहाँ पे जो आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा ये आप किसी भी जो 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जिस किसी का भी एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल रहने वाला है। स्पेशली अभी जैसे बोर्ड का एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फटाफट रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी जो हमारे चैप्टर 2 में क्या-क्या है, जैसे हम चैप्टर 2 में क्या-क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पीशीज पे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन-कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो फ्लोरा एंड फौना है वो डिप्लेसेशंस होते जा रहे हैं, मतलब डिक्लाइन होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक रोल रहता है कम्युनिटी का, यानी कि जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनका किस तरीके से रोल रहता है अपने जो इन्वायरमेंट है, या सॉरी अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें उसको कंजर्व करने के लिए। तो देखिए अगर हम अपनी प्लानेट की बात करें ना, हमारा जो अर्थ है, तो हमारा अर्थ मिलियंस ऑफ जो लिविंग थिंग्स है, जिसमें हम छोटे-छोटे जीव से लेकर के बड़े-बड़े जानवरों तक की बात करें तो उसका क्या है, एक होम है, घर है। आपको मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स स्पीशीज आपको अपने अर्थ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, बैक्टीरिया, लीचेस, मतलब छोटे जीव से लेकर के आपको बड़े जानवर तक देखने को मिलेगा। जैसे बड़े जानवर में हाथी, व्हेल, हर तरीके के एनिमल्स आपको क्या है, लिविंग थिंग्स आपको अपने प्लांट पे देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखिए अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? ये जो हमारे इकोलॉजी बैलेंस होते हैं ना, उसको मेंटेन करने में वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके सपोर्ट बाय किसके सपोर्टिंग पे? एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है? अब देखिए फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करते हैं। हम अपनी कंट्री के अंदर में अगर हम फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो हमारी कंट्री क्या है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री देखने को मिल जाएगी। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पे ये भी वर्ड निकल के आता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। देखिए बायोडाइवर्सिटी के मतलब की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब वेराइटीज ऑफ स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, हर चीज़ काउंट करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर में क्या क्या इंक्लूड देखने को मिल जाएगा? वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट, जो सॉरी वाइल्ड लाइफ एंड जो कल्टिवेटेड है, जैसे अगर हम स्पाइसेस, फार्मिंग एंड जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे इकोलॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर हम अपनी कंट्री के अंदर में बात करें तो 10% आपको क्या देखने को मिलेगा, वाइल्ड फ्लोरा देखने को मिलेगा। ये हम बात कर रहे हैं अपनी कंट्री में 10% क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरा फ्लोरा स्पीसीज देखने को मिलेगा। एंड जो 20% है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैमल्स देखने को मिलेंगे। ये अपनी कंट्री के अंदर में। ठीक है, तो आज के टाइम पे वो किसके अंदर में है, थ्रेटेड लिस्ट पे, मतलब वो उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है अपनी कंट्री, मतलब अगर हम IUCN के अकॉर्डिंग बात करें तो उसने क्या कर रखा है, जो स्पीसीज है उसको क्या कर रखा है, अलग अलग उसमें वे अलग अलग टाइप्स में क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, डिफाइन मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है। जैसे अगर हम IUCN की बात करते हैं तो IUCN का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके द्वारा क्या है, प्लांट और एनिमल को उनकी एग्जिस्टेंस के बेसिस पे क्या कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज के बाद आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद आपको वर्नेबल स्पीसीज, फिर रेयर स्पीसीज, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडेमिक स्पीसीज, फिर एक्सिएंट स्पीसीज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, आई जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने क्या कर रखा है, प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाइड कर रखा है उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज का मतलब होता है ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन लेवल क्या है, वो नॉर्मल है, मतलब वो डिक्लाइन के स्टेजेस पे नहीं है, मतलब उनकी जो सर्वाइवल है वो क्या है, नॉर्मल है।
तो जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल स्पीसीज में आपका क्या आ जाता है, कैटल आ जाता है। कैटल के बाद साल, पाइन, रोडेंट, ये हमारी क्या है, नॉर्मल स्पीसीज में आती हैं। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज यानी कि ऐसे प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स जो आज के टाइम पे क्या है, जिनकी संख्या क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, खत्म होने की कगार पे आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करोगे तो ब्लैक बक, नॉट बल्क, इट्स बक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ये आज के टाइम पे वो स्पीसीज हैं जो किस पे आती जा रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती जा रही है। तो अगर आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज की डिफिनेशन पूछता है, या एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे एक साइड में आपको क्या करेगा कि स्पीसीज की कैटेगरीज के नाम दे देगा और दूसरी साइड उसकी डिफिनेशन लिख देगा। या तो वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, या करेक्ट द मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है कि आपको करेक्ट मैच करना है। तो इसकी डिफिनेशंस के लिए आप ये याद रखिएगा, देयर आर स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड ऑफ एग्जिस्टेंशन, बस इतना से याद रखिएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास वर वल्नरेबल स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी तेजी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है, यानी कि जो उनकी पॉपुलेशन लेवल है वो क्या होती है, तेज़ी से डिक्लाइन होती जाती है, और वो किस में चले जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में मूव कर जाते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर में काउंट होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो इन, फिर ये आपको क्या देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में इनके पे क्या रहता है, एक नेगेटिव फैक्टर्स, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी पॉपुलेशंस पे रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ब्लू शिप, उसके बाद एशियाटिक एलिफेंट, फिर गैंगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन। ये आज के टाइम पे ये वो स्पीसीज हैं जो किसके अंदर में आते हैं, वर्नेबल स्पीसीज के अंदर में आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनकी जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, रेयर स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में आप क्या याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल जैसे जो एनिमल्स है वो आज के टाइम पे किस किस कैटेगरीज में आ रखे हैं, तो ये आपको रेयर स्पीसीज में देखने को मिल जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि कुछ ही एरिया में, यानी कि पर्टिकुलर कुछ ही जगहों पे हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन से स्पीसीज में आते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। तो ये वो स्पीसीज, मतलब वो स्पीसीज होते हैं जो किसी बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही देखने को मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और वो क्या होते हैं, अपने ही जो नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, निकोबार पिगन, निकोबार पिगन निकोबार पिगन है। फिर अंडमान वाइल्ड पिग। फिर आपको क्या देखने को लगा, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो स्पीसीज हैं जो आज के टाइम पे क्या हो रखे हैं, पूरी तरीके से एंडेमिक स्पीसीज हो रखे हैं। अब हम बात करते हैं जो छठा कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया वो किया गया एक्सटेंट स्पीसीज। एक्सटेंट स्पीसीज का मतलब होता है कि जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो रखी है, खत्म हो रखी है, और उनकी जो संख्या वो ढूंढने के बाद हमें क्या है, लाइकली कुछ मतलब कहीं कहीं एक दो, मतलब इक्का दुक्का जो मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं एग्जिटेंट स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एशियाटिक चीता को क्या देखने को मिल जाएगा, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एशियाटिक चीता,
पिंक हेड डक। तो ये वो स्पीसीज हैं जो आज के टाइम पे किस कैटेगरीज में किस कैटेगरीज में किस कैटेगरीज के अंडर में आ रहे हैं, तो एक्सीटेंट स्पीसीज के अंदर में इनकी काउंटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन वो क्या हो रखी है, डिक्लाइन हो रखी है। अब देखिए हम बात करते हैं काउजेस ऑफ डिप्लीसिएशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से आज के टाइम पे जो फ्लोरा है या जो फौना है वो क्या होते जा रही है, डिक्लाइन होते जा रही है। तो इसके बहुत से फैक्टर हैं, जैसे अगर हम कॉलोनियल टाइम की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आज हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। यानी कि फ्लोरा एंड फ्योना के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, डिप्लीशिएशन देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्सेज ऑप्टिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सच एज वुड, ब्रेक्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल्स, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, फॉरेस्ट से अपनी रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, रिसोर्सेज लेता है। तो वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए क्या करता है, जो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वो लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कई बार अगर हम बात करें तो जैसे लकड़ियों का जो कलेक्शंस करते हैं, लकड़ियों का यूज़ वो करते हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए, तो उसमें जो लकड़ियों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी करते हैं, फॉरेस्ट से पूरी करते हैं। तो लार्ज स्केल पर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम आज के टाइम पे डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी की बात करें या अगर हम फ्लोरा एंड फौना के डिक्लाइन की बात करें, तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसकी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं नेचुरल, यानी कि नेचुरल की जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से भी क्या होते हैं कि हमारे जो फ्लोरा एंड फ्योनाज होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। जैसे लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक का आना या जो लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़ है, तो इनके वजह से भी क्या होती है कि आसपास के जो रीजन्स में जो फॉरेस्ट वाले जो एरिया होते हैं, तो उस या अगर हम बात करें नेचुरली आग लग जाना, जैसे मानसून के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे होते हैं ना कि फॉरेस्ट जब सूख जाते हैं तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। जैसे रिसेंटली आपने कुछ साल पहले सुना होगा न्यूज़ में कि अमेजोन जंगल में भी आग लग गई थी। तो इस बेसिस पे भी क्या होता है, कुछ नेचुरल बेसिस फैक्टर की वजह से भी हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम क्या करते हैं, खो देते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर भी है और नेचुरल फैक्टर भी है। तो अगर हम वेरियस फैक्टर की बात करते हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम फ्लोरा एंड जो फ्योना अगर हम खो रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर आता है, अभी हम ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं। तो जैसे लार्ज स्केल पर क्या करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसके अंदर में आएगा, आपको ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के अंदर में आएगा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है उसमें फॉरेस्ट को क्लीन करके यानी कि बर्न करके उसको जला करके साफ किया जाता है और उसके राख को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है। तो वो आपका क्या आ जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आता है। फिर अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग मतलब कि जब हम रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं, अर्थ के अंदर में खोद करके मिनरल्स या रिसोर्सेज निकालते हैं। तो इस बेसिस पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पे जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको क्या कर रहे हैं, खोते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें आपको फ्लोरा एंड फौना दोनों काउंट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी कि अगर जब हम लार्ज स्केल पर जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं या जब हम फूड कलेक्शंस करते हैं, उसके लिए जब हम लार्ज स्केल पर पेड़ पौधों को भी काटते हैं, घर के फर्नीचर्स बनाने के लिए भी क्या करते हैं, हम जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम फॉरेस्ट से ही कंज्यूम करते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होते हैं, हमारी जो फ्लोरा एंड फ्योना है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, खोते जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्यों, देखिए अब ओवर पॉपुलेशन कैसे फैक्टर इम्पैक्ट डालता है हमारे डिफॉरेस्टेशन पे। तो आपको पता होगा कि जो लैंड है, अगर हम धरती की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इसी में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको। फिर फॉरेस्ट के बाद माउंटेन देखने को मिलेगा। माउंटेन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया देखने को मिल जाएगा, प्लेन एरिया। तो जो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है।
तो वो जो लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है उसी को वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और अपनी जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे बायोडाइवर्सिटी अपने लॉस कर रहे हैं। फिर देखिए अदर फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम अपनी कंट्री के अंदर में क्या करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को, मतलब सॉरी, बायोडाइवर्सिटी को हम खोते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर से बायोडाइवर्सिटी। जैसे अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉइजनिंग, ये वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आज हम अपनी कंट्रीज के अंदर में लार्ज स्केल पर बायोडाइवर्सिटी को हम खोते जा रहे हैं। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में लार्ज स्केल पर जो नेचुरल, मतलब जो लार्ज स्केल पर बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। अब हमारे पास जो टॉपिक निकल के आता है वो निकल के आता है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब है किस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो देखिए अगर हम कंजर्वेशन प्रिजर्व की बात करते हैं, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सिर्फ हमारी ही लाइफ को नहीं, हमारे अर्थ पे जितनी भी जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। किसके सिस्टम के बेसिस पे, जैसे आपका वाटर है, एयर और सॉइल, इस बेसिस पे। तो आज के टाइम पे ज़रूरत है कि हम क्या करें, अपनी जो वाइल्ड लाइफ है या जो फॉरेस्ट है हम उसको क्या करें, कंजर्व करें। देखिए ड्यू टू कंजर्वेशंस डिमांड की बात करें, यानी कि आज जो कंजर्वेशंस जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो उनकी डिमांड थी कि वो क्या करे कि इंडिया के अंदर में एक ऐसे कानून को लेकर के आया जाए जिससे हम क्या कर सके, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारी कंट्री के अंदर में एक एक्ट लेके आया गया था, जो एक्ट का क्या नाम था, द इंडियन द इंडियन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। कब? 1972 में। तो इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर में, यानी कि हमारे जंगल के अंदर में जो भी हैबिटेट्स हैं, यानी कि जितनी भी जो फ्लोरा है या फ्योना है, उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। फिर देखिए इसका मेन मोटिव यही था कि वो क्या करे कि हमारी कंट्रीज के अंदर में जितनी भी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ था, तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज थे के अंदर में, जो भी इस मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में जो भी प्लांट है, ट्री है, एनिमल है, जो भी आ रहे थे, तो उन पे उनकी हंटिंग करना, उस पेड़ पौधों की कटिंग करने पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था, हंटिंग। तो वो उसको क्या क्या कर दिया गया था कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर अंदर आने वाली जितनी भी जो स्पीसीज थी, उनको सब पे क्या कर दिया, उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई थी। तो आप ये चीज याद रखिएगा। फिर देखिए अगर हम सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उनके द्वारा फिर स्टैब्लिश किए गए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव क्या था कि इसमें हमने क्या किया था, कुछ एरियाज को डिक्लेयर कर दिया था, ये क्या है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसमें जो भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे या जो भी प्लांट्स रहते थे, तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया था, एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया था कि इस फॉरेस्ट के अंदर से या इस जगह से किसी भी एनिमल्स की या किसी भी पेड़ पौधे की कटिंग नहीं की जाएगी, नहीं मतलब उस पर डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। मतलब उनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बात करते हैं तो ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे, जिसमें जो स्पीसीज हैं, स्पेसिफिक एनिमल्स है, उसको क्या किया जा सके, जो भी खतरे हैं उनकी जो संख्या डिक्लाइन होती जा रही हैं, तो उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम टाइगर की बात करते हैं, टाइगर या वन हॉर्न, मतलब एक सिंग वाली जो राइनोसोरस है, राइनोसोरस, इनकी प्रोटेक्शंस के लिए सरकार ने क्या किए थे, एक्ट्स प्रोवाइड कराए थे। जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो टाइगर है
और जो हाथी है उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। मेनली टाइगर प्रोजेक्ट में किसको प्रोटेक्ट करने की बात रखी गई थी, टाइगर की संख्या को बचाने के लिए ये एक्ट लेकर के आया गया था। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कब आया था, 1980 एंड 1986 में। तो इसमें क्या था, जैसे 100 जो बटरफ्लाइज थे, फिर मोथ्स, MOTHS, MOTHS, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई, इन सबको क्या कर दिया था इस स्पीसीज के अंदर में, यानी कि प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंदर में इन्हें ऐड कर दिया गया था। फिर 1991 में फर्स्ट टाइम क्या है, प्लांट को भी इसमें क्या है ऐड करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो जिसमें स्टार्टिंग में प्लांट की कितनी वैरायटीज रखी गई थी, तो प्लांट की 6 स्पीसीज को क्या है प्रोटेक्शन लिस्ट के अंदर में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि किस तरीके से हमने फॉरेस्ट को क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा आता है हमारे पास अनक्लासेड फॉरेस्ट। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको मेनली किसके लिए, कंजर्व करने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, किसके लिए डिक्लेयर कर दिया गया, तो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप इसके डिफिनेशन में अगर आपसे पूछता है रिजर्व फॉरेस्ट, तो आप इसके डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, दीज फॉरेस्ट, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, लिख लेना, दीज फॉरेस्ट are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest of forest and wildlife resources are concerned। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल जो कवर किया गया था जो लैंड, मतलब टोटल फॉरेस्ट लैंड को इसमें क्या है कवर किया गया था। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेकंड नंबर पे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि वो जंगल की जमीन थे जिनको क्या है प्रोटेक्ट रखा गया था, कि जो भी अगर हम जितने भी जो डिप्लीसेशंस होते हैं उनसे इन्हें क्या रखा गया था, प्रोटेक्ट रखा गया था। तो इसमें आपको उसको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और इसमें जो टोटल फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 1/3 अप्रोक्स। इसमें ऑलमोस्ट कितना कवर किया गया था, ऑलमोस्ट 1/3 एरिया इसमें क्या है कवर किया गया था। उसके बाद आता है अनक्लासिस्ड फॉरेस्ट। अनक्लासिस्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है इसमें वो फॉरेस्ट की बात करते हैं जो वो अदर फॉरेस्ट या हम वेस्टलैंड की बात करते हैं जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट। वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का मतलब यहाँ पे देखिए वो जमीनें होंगी जो कि सरकार भी इस पे क्या करेगी, सरकारी जमीन भी होगी, और प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी। तो ऐसे एरिया को हमने किस में कर दिया था, अनक्लासिफाइड यानी अनक्लासिस्ड फॉरेस्ट में हमने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। अब उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं कि क्या क्या रोल रहा है, या अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली टॉपिक। तो देखिए अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट जो है वो जो ट्रेडिशनली कम्युनिटी, मतलब ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट क्या रहा है, बहुत सी कम्युनिटी का होम रहा है, घर रहा है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो आज भी जो वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं वो किस पे करते हैं, फॉरेस्ट में ही करते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी स्ट्रगल किया गया था किसके लिए, ताकि
वो क्या कर सके, अपने फॉरेस्ट और जो हैबिटेट्स हैं उसको बचा सके, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी प्रोजेक्ट लेकर के आती, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आती थी, तो उनको जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी वो कहाँ से लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, फॉरेस्ट से। तो जो लोकल कम्युनिटी थी उनके द्वारा बहुत से मूवमेंट चलाए गए थे, आंदोलन किए गए थे, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो जो कि किस लिए, ताकि वो सिक्योर कर सके जो अपना जो फॉरेस्ट है उनको, तो टू सिक्योर दियर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। फिर जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनके द्वारा क्या है, काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, किसके लिए, माइनिंग को रोकने के लिए। तब फिर वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिलेगा। फिर जैसे अगर हम फेमस जो चिपकू मूवमेंट था, जो कि हिमालयाज रीजन में क्या था, ये सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए किया गया था, कि वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन के किए जा रहे थे, मेनली क्या हुआ था वहाँ पे, कि जब वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कंपनी आती हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए, फॉरेस्ट को काटने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से जाकर के चिपक, वो पेड़ों को जाकर के गले लगा लिया था, पेड़ों से जाकर के वो चिपक गए थे। तो जिस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, चिपकू मूवमेंट पर नाम पड़ गया, यानी कि चिपकू आंदोलन पड़ गया। इसलिए ताकि वो पेड़ों को काटने से बचाना चाहते थे। तो आपको इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर वहाँ पे फिर क्या है, जैसे कि कम्युनिटीज के द्वारा एफॉरेस्टेशन और जो भी इंजीनियस स्पीसीज थे, तो उन सबको बचाने के लिए भी क्या है, बहुत सी प्रैक्टिसेस मतलब मूवमेंट्स चलाए गए थे। फिर जैसे फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे बीज बचाओ आंदोलन लाया गया था। इसका मेन कारण क्या था, कि जो भी केमिकल से बनने वाले जो सीड्स थे या जो फर्टिलाइजर था, उसका यूज मतलब उसको यूज करने से इसमें क्या है, मना किया जा रहा था, कि आपको केमिकल वाली कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। फिर जैसे हम बात करते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम JFM भी कहते हैं। इसका मेन मोटिव क्या था, तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कब किया गया था, 1988 में किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या रखा गया था, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, तो इसमें जो मतलब जो स्टेट था उड़ीसा, तो स्टेट ऑफ उड़ीसा ने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट किया था, कि वो लोकल कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होकर के किस तरीके से फॉरेस्ट को डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं और फॉरेस्ट को दोबारा रीस्टोरेशन कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा जो चैप्टर 2 था। होप सो आपको ये चैप्टर दोबारा से एक बार समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम जियोग्राफी का चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे तब हम उससे पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब जा करके हम आगे के चैप्टर को फटाफट 2025 के एग्जाम्स के लिए रिवाइज करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो आपकी परसों ही आ गई थी, बट उसमें क्या हुआ था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इस वजह से ये वीडियो आपको आज दोबारा देखने को मिल रही है। कल की क्लास में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और कोई भी सजेशन है आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।